नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर खटीमा से है। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के सुंदरवर्ती वन क्षेत्र वग्गा में चौवन में रहने वाले 65 वर्ष के एक व्यक्ति की वन्यजीव द्वारा उससे हमला करने कर मार डाला और साथ ही ग्रामीणों ने खोजबीन कर मृतक को प्राप्त किया। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार मृतक शेर सिंह अपने मवेशियों को चुगाने जंगल गया था। जब सायं के मवेशी घर पहुंचे और साथ ही शेर सिंह घर नहीं पहुंचा, तब ग्रामीण खोजबीन करने लगे। जंगल में गए, उनको 2 टाइगर दिखे हैं और उनके थोड़ी दूर पर ही शेर सिंह का शव मिला था, जिसका कुछ अंग वन्य जीव द्वारा खा लिया गया था। हल्ला करके वन्य जीव भाग गए और साथ ही तब जाकर बड़ी मुश्किल से मृतक को कब्जे में लिया गया। वन विभाग को सूचना दी गई है और साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया है। डॉक्टर वीपी ने बताया है कि बग्गा चौवन से एक मृतक को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा ले जाया गया है। उनके परिवारजनों ने बताया है कि किसी वन्य जीव ने उन पर हमला कर दिया है, उन्हें मार डाला है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। रोज की तरह सवेरे जंगल गए थे, डंगरों को लेके, भैंस भैंसों को लेके रोज जाते थे 9-10 बजे। जब ये शाम को आए नहीं तो भैंस तो आ गई, मतलब 5 बजे करीब आ गई भैंस है। तब हमने आसपास वालों ने देखा, घर वालों ने बताया कि यार आज वो नहीं आए। तो हमने इकट्ठा हो गए, बोला यार फिर चलो देखते हैं। कभी जंगल में आदमी पत्ते काटने पेड़ पे भी चढ़ता है, तो सोचा कहीं गिर गए हों या रास्ता भटक गए हों। तो हमने 4-5 अंधेरा होने लग गया, 4-5 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की थी। गए ग्रामीण मिलके, कम से कम 15-20 आदमी गए। तो देखा, तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो चुंगाते थे देखा, तो वहाँ पे उनकी जैकेट मिली पहले झाड़ी में। तो उसी के सहारे गए, आगे खून के निशान भी मिले उनके, तो निशान भी बन गया था झाड़ी में। तो आदमी ने उसी झाड़ी में देखा टाइगर दिख गई, 2 टाइगर दिखे पहले। तो फिर उसमें और शक गहरा हो गया कि हाँ इसी के आसपास होगा करके देखा, तो वहाँ पे मिल गए। तो मिलते मिल गए, इनके पीछे कुछ खा भी दिया था ये पीछे वाला हिस्सा। तो भाग गए टाइगर को, काफ़ी हल्ला किया। वो पोटास वाली गन भी ले गए थे, उससे काफ़ी फायर भी की, तब जाके छोड़ा, तब मिले। फिर वन विभाग को सूचना की, वो आए, चनकैया पुलिस भी आई थी वहाँ पे। उनने अपना लिखत पढ़त जो होता है किया, फिर उसके बाद अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पड़ोसी हैं जीवन से। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 65 वर्षीय एक पुरुष को लाया गया है, जो कि बग्गा चौवन का निवासी है, जिसके परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर जैसे कि शेर ने हमला करके उसको मारा है। बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तत्पश्चात ही बता पाएंगे कि मतलब उसके साथ कैसे क्या हो। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति और उसके दोस्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोस्त ललित और मंगल के पैर में गोली लगी है और पति राकेश ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक कारतूस और किया है बरामद। 28 दिसंबर को थाना रिफाइनरी इलाके के रांची बांगर में करनावल रोड स्थित गेहूं के खेत में मिला था अज्ञात महिला का शव। पुलिस ने मृतक महिला की सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनीता पत्नी राकेश निवासी फतेहपुरा थाना बलदेव, उम्र करीब 40 वर्षीय के रूप में की है शिनाख्त। पति राकेश ने अपनी पत्नी की रिश्तेदारी के साथ कर ली थी दूसरी शादी। लगातार पत्नी अनीता अपने पति से कर रही थी कलेश और साथ ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए राकेश और उसके दोस्त ललित ने मिलकर गला घोंटकर उतारा उसे मौत के घाट। थाना रिफाइनरी पुलिस ने देर रात बरेली हाईवे बाईपास कोयला अलीपुर कट के पास से मुठभेड़ के बाद राकेश और ललित को किया गिरफ्तार। दिनांक 28/12/2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसके सफल अनावरण के लिए थाना हाईवे की पुलिस ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अपनी मुखबिरी व अन्य तरीके से इसकी शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त अनीता नामक के रूप में हुई। अनीता की शादी राकेश नामक व्यक्ति से हुई थी तथा राकेश व इसका एक मित्र ललित, इनके द्वारा इस हत्या को कारित किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा किया गया था, अथक प्रयासों से किया गया था। आज इसी क्रम में इसमें बरेली बाईपास पे पुलिस मुठभेड़ में ललित नामक व्यक्ति जो कि घायल हुआ, जिसकी गोली लगी है,
तथा इसका पति, मृतका का पति राकेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है मौके से, तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। माघ मेला प्रयागराज के माघ मेला में मध्य प्रदेश के रीवा से आए संत कालिदास जी महाराज ने अपने अद्भुत लीलाओं से सबको आकर्षित किया। महाराज जी ने बताया कि वे माघ मेला मेले में आए थे और अब दूसरी बार माघ मेले में आए हैं। उन्होंने अब तक 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है, जिसमें 40 यज्ञ पूरे हो चुके हैं। महाराज जी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन माँ काली की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मरने के बाद भी उन्हें पुनः जीवित प्राप्त हुआ है ऐसा, और साथ ही जो मैं माँ काली की कृपा मुझ पर है। महाराज जी ने अपनी जीप को 24 घंटे लगातार बाहर निकालकर रथ यात्रा के दौरान रहते हैं और साथ ही जहर के समान सिंदूर उनकी जीप पर चढ़ाया जाता है। उन्होंने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी देवी देवता और साथ ही का भक्त बने, लेकिन भगवान नहीं बने। माता दी जय जय गंगे, हर हर महादेव। मां गंगा की गोद में सभी भक्त श्रद्धालुओं का मां गंगे का आशीर्वाद बना रहे। हे करुणामयी मां जगदम्बे, हे महामाया, इस संसार में तारने वाली महामाया जगदम्बे, हे गंगे, भक्तों का कल्याण करना, सुख देना, वैभव देना, यश देना, कीर्ति देना, भंडार बनना और उनकी मनोरथ पूर्ण करना। जो ये महापर्व में आ रहे हैं उनका कल्याण करना, क्योंकि ये तुम्हारे आस में आए हैं। ये महामाया आप से बड़ा संसार में ना हुआ है ना कोई होगा। आप चाहे तो यहाँ पर प्रलय मचा दे और आप चाहे तो यहाँ पर सुख समृद्धि बना दें। 14 तारीख की जो है, जो यहाँ पे माघ मेले में, उसकी विशेषताएं बताएं कुछ खास। ये जो मकर संक्रांति है, ये मां गंगे का पुण्य प्रदान करने के लिए है। ये पर्व सुख समृद्धि का दिन है। यहां पर तिल का दान होता है। तिल को एक हाथ में लेके, दोनों हाथ में लेके ऐसे प्रार्थना करो और डुबकी मारो। डुबकी मारने से कहो कि हे जगदम्बे, हम आपके शरण में आ गया हूं, और शरण गए मरण नहीं होती। तो हे मां गंगे, हम आपके पुत्र हैं। हे करुणामयी मां, हे जगदम्बे, हे महामाया, मैं आपका बेटा हूं। आपके यहाँ स्नान करने आया हूं और आपकी गोद में के पास आया हूं। तो हे महामाया, मेरे कष्ट दूर कर। हे करुणामयी मां, मैं दिन दुखी हूं। मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ये कष्ट को दूर करने के लिए तिल लेके स्नान करो और मां से विनती करो। ऐसा मत न करो कि नहाओ और बाहर चले आओ कि ठंडी बहुत है। अगर तुम अपनी भक्ति को अटल रखोगे तो मां गंगा की ऐसी कृपा बनेगी कि तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा और धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा और विपत्ति सब चली जाएगी। व्यवस्था क्या है यहाँ पे? व्यवस्था यहाँ पर श्रीमान मुख्यमंत्री जी संत स्वरूप, उन्होंने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि साधु संत किसी प्रकार आए, श्रद्धालु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोग शांति से आए, मां गंगे से प्रार्थना करें, स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों में एक करुणा आएगी। ब्रह्म बाबा धाम जन कल्याण सेवा समिति रीवा काली पुत्र संत कालिदास जी महाराज। तो महाराज ये बताइए, आप संत जीवन में जो है आए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भक्ति बताए कि नहीं आती। भक्ति जो है, हर एक घर में एक भक्त ऐसा हो जाता है जो कि मां महामाया, जिसे ध्यानु भगत था। ध्यानु भगत में क्या हुआ, एक जन्म हुआ, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन मां जगदम्बे वैष्णो देवी, मां ज्वाला ने उनको क्या किया, शरण दिया। मां की करुणा में जो पुत्र रहता है
उसको भला ही भला होता है। अच्छा, संत जीवन में आने के बाद आपने क्या कुछ ऐसा किया है कि अभी आप संत जीवन में चल रहे हैं? आखिर जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि 40 से पूरी हो चुकी है, अभी कितने क्या करने हैं उसके विषय में आप कुछ जानकारी? ये माँ बमलेश्वरी महामाया देवी ने ये संकल्प दिलाया है मुझे कि कालिका दास बेटा, हमारे नाम पे तो 108 एकड़ कर। हमने माँ से कहा कि माँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं एक दीन दुखी हूं, ब्राह्मण हूं और मैं एक भक्त हूं, मैं कैसे यज्ञ कराऊं? तो माँ ने कहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीवन में हर समय रहूंगी। और वे जीवन में माँ ने बहुत परीक्षा लिया, लेकिन हमने कभी परीक्षा से फेल नहीं हुए। महामाया ने यह भी कहा कि हर समय तू अगर याद करेगा हम खड़े रहेंगे। देखिए, आज मर के भी जिंदा हूं। अगर भक्ति न होती तो आज डॉक्टर ने मना कर दिया था कि सल्फास के खाया हुआ गोली से कोई बचता नहीं है, वो भी 5-5 गोली। लेकिन आज देखिए, महाकाली महामाया की कृपा से आज यहाँ बैठा हूँ। अच्छा महाराज, ये बताइए, आप संत जीवन में आने के बाद ये सल्फास की गोली खाई थी या पहले? यज्ञ करते करते जब मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो माँ से मैंने कहा कि महामाया, मेरा यज्ञ अधूरा रह जा रहा है, ये यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो मैं जीना नहीं चाहता हूं। फिर ये जीवन में जी के क्या करूंगा? लोग मुझे ताने मारेंगे, जब ताने मारेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो लोग ये कहेंगे कि देखो इतना भक्ति करता था और देखो कांटों में चल रहा है। तो महामाया ने कहा, धीरज रखिए ऊपर ही पारा, धीरज रख, सब कार्य अपने आप होगा। इसलिए महामाया जगदम्बे की कृपा भक्तों में कल्याण करने के लिए आज देखिए गंगा तट पे बैठा हूं और संगम लोवर में बैठा हूं और महाकाली इच्छा पूर्ति देवी यहाँ विराजमान है और कामरूप कामाख्या का गर्भगृह। यहाँ पर जो भक्त आएगा वो मनवांछित फल प्राप्त करेगा। संत कालिका दास जी महाराज, ब्रह्म बाबा धाम जन कल्याण सेवा समिति, रीवा। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में पहले पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में कुछ आपको बता दें, युवक ने सौतेले भाई और फिर सौतेली मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मां के शव को नहर में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सौतेले भाई से पहले पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में हुए दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। युवक ने अपनी सौतेली मां और भाई की धारदार हथियार से हत्या किया है और भाई के शव को सड़क पर और मां के शव को नहर में फेंका है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेहरा के रहने वाले राहुल गुप्ता और उनके सौतेले भाई आयुष गुप्ता एक ही मकान में रहते थे। आज सुबह 4 बजे राहुल गुप्ता पेशाब करने के लिए उठा था। उसी समय सौतेला भाई आयुष गुप्ता भी पेशाब करने के लिए उठा था। दोनों के बीच पहले पेशाब करने को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल गुप्ता कमरे के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और सौतेले भाई पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब सौतेली मां वहां पर उषा गुप्ता उम्र 55 वर्षीय बचाने के लिए पहुंची तो उसे भी हमला कर घायल कर दिया। दोनों की हत्या कर दिया और शव को छिपाने के लिए मां के शव को घर के पास नहर में फेंक दिया, भाई के शव को घर के पास सड़क पर फेंक दिया और पुलिस ने भाई के शव को कब्जे में लेकर नहर में दूसरे शव की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है दोनों परिवारों के बीच इससे पहले भी संपत्ति का विवाद चल रहा था। पुश्तैनी मकान में नीचे मृतक सौतेले भाई आयुष गुप्ता का परिवार और मां रहती थी। मकान की ऊपरी मंजिल में आरोपी राहुल गुप्ता अकेले रहता था। उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया है। ये थाना मड़िहान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसको पंचायत पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो उसकी सौतेली माँ थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
सिद्धार्थनगर के भाजपा कार्यालय पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 वीबीजी राम जी के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने संबोधित किया। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए रोजगार की गारंटी को पहले से अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गाँव का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़े और उसे सम्मानजनक रोजगार तथा स्थिर आजीविका प्राप्त हो, और इसी उद्देश्य से नया अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायी प्रदान करना है। और साथ ही इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि किसी श्रमिक को समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिससे कोई भी श्रमिक असुरक्षित न रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण श्रमिक को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। और साथ ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुवाई और साथ ही कटाई के प्रमुख मौसम में लगभग 60 दिन तक अन्य कार्यों को लेकर संतुलन बनाए रखने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित ना हो। ये अधिनियम ग्रामीण विकास को गति देने का काम करेगा और साथ ही गांव में रोजगार, पारदर्शिता व विश्वास का नया वातावरण भी तैयार करेगा। नहीं, हम उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारे श्रमिक महानगरों में, शहरों में लेबर अड्डों पर आपको सुबह दिखाई देते हैं, लेबर अड्डों का विकास करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की श्री योगी जी की सरकार ने करने का फैसला किया है। हम लेबर अड्डों को विकसित करने जा रहे हैं। लेबर अड्डों पर ही हम स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास की, हमारे श्रमिकों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। हमारे श्रमिक फुटपाथ पर ना सो सकें, उनको आसरा और सहारा देने के लिए सरकार हर जिला मुख्यालय पर, हर महानगरों में, शहरों में सराय योजना लाने का भी फैसला सरकार ने किया है। और जहां लेबर अड्डे हैं, जहां हमारा श्रमिक खड़ा होता है रोजगार के लिए, वहां उनके जलपान की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, उनके लिए बेहतर काम मिल सके इसके जानकारी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और जो हमारी सराय योजना होगी, वहां श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था और भोजन की भी व्यवस्था सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की श्री योगी जी की सरकार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लाकर एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही है। मानदेय श्रमिकों का बढ़ सके, मजदूरी बढ़ सके, इस बात के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ है और बहुत जल्द वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। अभी 2 महीना, चूंकि गन्ना का ये क्षेत्र है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो गन्ना क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे चीनी मिल पे काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके मानदेय, उनकी मजदूरी हम बढ़ाने जा रहे हैं। और जैसे ही बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी, बाकी भी मजदूरी हम बढ़ाएंगे। बड़ी वृद्धि हुई, चौराहे हो या शहर हो, कस्बे हो, छोटे छोटे बच्चे और बढ़ती जा रही है। हमारे लोक संकल्प पत्र में हमने ये कहा है, पार्टी ने ये कहा है कि 2027 से पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। हम फिर बात दोहराना चाहते हैं, 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है और पूरे उत्तर प्रदेश को हम बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। जो भिखारी की बात कही, भिक्षाटन की बात आपने कही,
उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध सरकार लगाने जा रही है। बड़ी बात यह है कि भिखारी जो चौराहों पर या शहरों में घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इनकी कोई लिस्टिंग नहीं है। जिला प्रशासन को भी इसके लिए नोटिफाई कराया गया और उसके बाद प्रशासन को भी संचालित कराया गया। नहीं, उनके लिस्टिंग की व्यवस्था कराने जा रही है सरकार और बहुत पहले आदेश दिया है। आपने ये विषय उठाया है, अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, मैं उसमें भी इसकी समीक्षा करूंगा। उनके लिस्ट करने की भी व्यवस्था और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार ने करने की व्यवस्था की है। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थनगर जनपद के अभी अपने सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय जयप्रताप जी, हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, अपना दल यस के जिलाध्यक्ष जी चौधरी साहब, हमारे एनडीए के दूसरे सहयोगी साथी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके सभी लोगों के तरफ से भी, अपने तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं श्री मोदी जी की सरकार का। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को पारित करते हुए जो ग्राम विकास के क्षेत्र में और देश के गांवों में रहने वाले श्रमिकों के हित में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो कानून बनाने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है, हम सब लोग इस बात के लिए भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बना है वो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ग्राम विकास को आगे बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार पर ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारे गांव में रहने वाले श्रमिकों के लिए पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब श्री मोदी जी की सरकार ने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। हमारा श्रमिक वर्ग आज बहुत उत्साहित है। हमारे श्रमिकों की कोई मजदूरी न मार सके, इसकी ठोस व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। अगर किसी भी कारण से मजदूर की मजदूरी 1 सप्ताह में नहीं मिलती है तो 1 सप्ताह का और वाजिब अगर कोई कारण है तो 1 सप्ताह का और समय देने का प्राविधान, और उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर अगर श्रमिकों की मजदूरी उनको नहीं मिल जाती है तो मैं ब्याज सहित मजदूरी देने की भी व्यवस्था ये अधिनियम करता है। जो भी हमारे श्रमिक हैं, अगर उन्होंने रोजगार की मांग की है, अगर सरकार ने 125 दिन तक उनको रोजगार नहीं दिया तो रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्राविधान ये अधिनियम करता है। सब मिलाकर अगर हम ये कहें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, उस क्षेत्र में विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम, ये कानून
बहुत बड़ा, बहुत सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया है। इस बात के लिए हम सब लोग श्री मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर आपको बता दें बदायूं में मैथा फैक्ट्री में 3 सुरक्षा गार्ड की मौत। फैक्ट्री के 3 गार्ड्स की मौत से हड़कंप मच गया है। हत्या का आरोप है। मैथा फैक्ट्री पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे तीनों लोग। अंगीठी से निकली गैस से गार्डों की मौत होने की आशंका जताई जा रही। 8 महीने पहले भी फैक्ट्री में हुई थी भीषण घटना। आग लगने से एक मजदूर की हुई थी दर्दनाक मौत। कई दिन बाद मिला था मजदूर का कंकाल। फॉरेंसिक टीम, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही उझानी थाना क्षेत्र के मैथा फैक्ट्री की पूरी घटना। सोनभद्र के अनपरा होटल में अश्लील नाच का आरोप। आपको बता दें वह बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। अनपरा थाना क्षेत्र में स्थित होटल में देर रात कथित अश्लील नाच की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे। कार्यकर्ता होटल के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि मॉडलिंग और साथ ही फैशन शो के नाम पर लड़कियों को होटल में बुलाकर कमरे के अंदर अश्लील डांस करवाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। होटल थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित है बताया जा रहा। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया है। पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाओं के बाजार गर्म है। कानपुर नगर में प्रतिबंधित जीवों का अवशेष मिलने से हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारी मात्रा में जीव अवशेष मिलने से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का मौके पर हंगामा। बिल्हौर थाना पुलिस समेत एसीपी मौके पर पहुंचे और कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कानपुर नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भारी मात्रा में जीवों के कटे हुए अवशेष दिखाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर उन पे और साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें बिल्हौर थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सरोज चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अवशेषों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अवशेष किस प्रकार के जीवों के हैं और साथ ही तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है। मौके पर तनाव की स्थिति देखने को मिली है और साथ ही पीएसी बटालियन को गाँव में तैनात किया गया है और पुलिस कमिश्नरेट की जाँच टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे। तो तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ हैं और खाले भी हैं और यहाँ पर काफ़ी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा थी। हम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज एसआई प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। और जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ अभी एफआईआर लिखाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे एडिशनल में लगे हैं। सर, वादी कौन रहेगा? वादी इसमें पुलिस रहेगी। पुलिस की तरफ से पुलिस क्योंकि मौके पर पहले पहुंची और पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस इसमें एफआईआर कराएगी और जो दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई
हम लोग करवाएंगे। सर कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर का अभी ये जानकारी नहीं है क्योंकि एफआईआर प्रोसेस अभी चल रहा है। किसी को पकड़ा गया अभी तक? अभी तक जानकारी के अनुसार जिनका जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसकी बगल में ही यहाँ पर टोबैको की एक यहाँ पर गोडाउन है, उसको भी सीज कर दिया गया है। और पूरा गांव जहाँ पे रहते हैं पूरा भागा हुआ है। अब यहाँ पर हम पीएससी कैंप करा रहे हैं और घटना की संवेदनशीलता को देखते अधिकारी भी यहाँ कैंप करेंगे जब तक ये पूरी कार्रवाई न हो। आप अपने उच्चाधिकारियों को बता दीजिए यहाँ किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। अगर लेकिन कार्रवाई हमको नहीं मिलेगी। नहीं कार्रवाई आप हमें एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप यहाँ परिचित नहीं है बहुत से लोगों से, ना हमसे परिचित है ना बहुत से लोगों से परिचित है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नौकरी करी है। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। पाक साफ हम लोग छवि के लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं नहीं कार्रवाई पक्की होगी इसमें कोई। आज यहाँ पर बिल्हौर में बड़े तादाद पर गौवंश के अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हुई। एक लंबी साजिश, एक लंबी योजना के तहत गौमांस का व्यापार किया जा रहा है और जिन लोगों ने इस व्यापार को लगातार जारी रखने का काम किया, जिनने इस घटना को अंजाम दिया और जो लोग इसके समर्थक हैं, चाहे वो जनता के बीच में हो और चाहे शासन और प्रशासन के बीच में, उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आज थाने को घेरा है। मैं शासन और प्रशासन दोनों लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अभी इस रात से लेकर के 48 घंटे तक उन लोगों की जिनके नाम इस घटना में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गिरफ्तारी करके उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता भी अगर पड़ती है तो करने के तो चलाया जाए। आराम से, आवश्यकता पड़ती है तो कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद रहे, लेकिन जो कि क्षेत्रीय लोगों से भी मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है, हल्का इंचार्ज है, उनकी मिली भगत से इतनी बड़ी घटना को अंजाम लगातार दिया जाता रहा। ये मान करके चल सकते हैं कि उनकी लगातार निष्क्रियता से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। विधायक लोगों का आरोप है कि अब पुलिस प्रशासन को पहले से जानकारी थी इस बात की। मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं सरोकार रखता हूं कि पुलिस और प्रशासन में जहां भी ये जो हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके पालनहार हैं और हम सबके ये दिन रात काम करने वाले हिंदू समाज के लिए लगातार प्रेरणा का स्रोत बने हुए, उनकी मंशा के अनुरूप कार्य न करके उनकी मंशा के विपरीत काम करने का यहाँ पर जो कुचक्र रचा जा रहा है, सरकार को बदनाम करने के लगातार साजिशें जो हो रही हैं, उसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से इन सब के चेहरे से नकाब उतरेगा, न सिर्फ जिन्होंने इस घटना को किया है बल्कि जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा है उन सबके चेहरे निश्चित रूप से उजागर किए जाएंगे। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हमारे साथ में जितने भी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी। खबर चंदौली से, जहां पर भारत पेट्रोलियम पंप को लेकर दो परिवारों में विवाद तेज है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी मौके पर बढ़ा तनाव। जबरन सीसीटीवी लगाने का आरोप है। हटाने के बाद भड़के विपक्षी ग्राहकों को भगाने और पंप बंद कराने का गंभीर आरोप। पीड़ित का दावा है कि पुलिस ने विपक्ष का लिया है पक्ष। दो बच्चों को थाने ले जाने का आरोप है। सवालों में पुलिसिया कार्रवाई हुई है और साथ ही पेट्रोल पंप बंद होने से प्रभावित हुई कई लोगों की रोजी रोटी। इलाके में तनाव और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मालदा पुलिया के समीप का है मामला। हमारा नाम है चंद्र प्रकाश सिंह यादव, ग्राम सावरसोर, पोस्ट इलिया, थाना इलिया, जनपद चंदौली। यहाँ क्या मामला हुआ है? यहाँ मामला यही हुआ है कि हमारा 2023 से हमारे चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा है और पंप मेरा है, मेरे नाम से सब कुछ है, जो है कि ऑलरेडी 2020 से पंप चल रहा है और 2023 से जो है लोग विवाद किए हैं और उसमें सब मुकदमाएं लंबित हैं, हर जगह कोर्ट में चल रही हैं। हाई कोर्ट का स्टे भी है और इसमें जो है ये लोग आकर के 6 तारीख को यहाँ कैमरा लगाए और मैंने 112 को सूचना दिया। 112 के लोग आए और चौकी से दरोगा जी भी आए और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये लोग अपना उस कैमरे से जो है गांव भर में इधर उधर सब दिखा रहे थे, देखिए आवत है जाते, जिससे कि हमारा ऐश हमें आने जाने में
जो समस्या हो रही थी, भाई हम यहाँ से कैसे लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे विरोधी कब मेरी हत्या करा देंगे। इस पर्पज से मैंने जो है 7 को जो है एसओ साहब के यहाँ गया। मैं कहा, एसओ साहब कोई रिप्लाई नहीं सुने मेरा। उसके बाद मैं सीओ साहब के यहाँ गया। सीओ साहब के यहाँ जब गए तो उनसे जो है बातचीत किए। 2 लोग थे हम लोग, और सीओ साहब यही कहेंगे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, जब क्राइम होगा तब हम जाएंगे वहाँ पे। और मैंने जो है 8 या 9 तारीख को जो है जाकर के कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर थाना अध्यक्ष महोदय से फिर बात किए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैमरे को जो है वीडियो बना करके, उसके बाद जो है आपका कैमरा चल ही रहा है, वीडियो बना करके उसको उतार दीजिए। मैंने आज यही हुआ है कि वो लोग आए हैं, करीब वही 2-3 बजे के आसपास आए, तीनों भाई, ज्ञान प्रकाश, राकेश कुमार, चंद्रेश प्रकाश, और आकर के यहाँ लगे जो है गाली गलौज देने। 112 नंबर को बुलाए और फॉर्म को बंद करा दिए, नहीं देने दे रहे थे तेल। उसके बाद आए 2 दरोगा जी लोग आए और आकर के उसी बीच में हमारा चचेरा भाई, उसके बाद एक वो मेरा लड़का आ गया, और उन लोगों को, ये 2 लोगों को हमारे पक्ष से ले गए हैं थाने पर, उधर से 2 लोगों को ले गए हैं। एक लोगों को यहाँ बैठाए हुए हैं जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। अभी भी पंप पर किसी बंद है, पंप चलने नहीं दे रहे हैं। दरोगा जी मना किए हैं कि पंप बंद रहेगा। अगर उनके पास भाई कोई आर्डर, कोई वो ऐसा चीज हो तो कोई। तीर्थनगरी ऋषिकेश में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के बाजारों से लेकर मोहल्लों तक हर तरफ त्योहार का उल्लास नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह का कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। त्योहार को लेकर ऋषिकेश के मुख्य बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। रेवड़ी, मूंगफली, गजक और साथ ही पॉपकॉर्न जैसी कई चीजें दुकानों पर सुबह से ही खरीदारी की भारी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल लोहड़ी को लेकर लोगों में काफी उत्साह और व्यापार में तेजी आई है। शहर के विभिन्न स्थानों, विशेषकर पंजाबी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से लोहड़ी जलाने की तैयारी की गई है। रात के समय विधि विधान से अग्नि प्रज्वलन और साथ ही किया जाएगा, जिसमें लोग तिल, गुड़ और रेवड़ी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप पर भांगड़ा व गिद्धा आकर्षण का केंद्र रहेगा। लोहड़ी मनाने को लेकर अलग अलग समुदाय की अपनी मान्यता है। कोई ऐसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में देखता है तो कोई इसे दुल्ला पट्टी की कहानियों से जोड़ता है। ऋषिकेश में सभी समुदायों के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज पूरे भारत में नई फसल, नई खेती के उपज के उपरांत हम लोग फसल का पूजन करके उसको अग्नि में पहले भोग लगाते हैं। उसको लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। और ये पूरे पंजाब में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे शहरों में अधिक से अधिक संख्या में नूतन वर्ष के रूप में माना जाता है। और कल मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। और इस वर्ष मकर संक्रांति 2 दिन मानी जा रही है। कारण इसलिए कि 2:23 पे ये संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करेगी। और दूसरा एकादशी है, तो एकादशी को हमारे शास्त्रों के अनुसार चावल का जो भोजन होता है वो निषेध माना जाता है। तो इसलिए वो अगले दिन 15 तारीख को सूर्योदय के अनुसार द्वादशी में उसका भोग लगेगा। किस तरीके से देखा जा रहा है लोहड़ी के त्योहार पर, कैसी भीड़ देखने को मिलेगी? लोहड़ी का जो त्योहार तीर्थ नगरी में विशेष रूप से इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अपना एक समुदाय, जो सिख समुदाय जिसको हम कहते हैं, आज सभी ने अपने गुरुद्वारों में मत्था टेका है। गुरु महाराज से सबने स्नान किया है यहाँ पहले गंगा में, उसके बाद गुरुद्वारों में मत्था टेक के अरदास की गई है सबकी कामना के लिए। और शाम को नूतन जो त्योहार का जो फल होता है, जैसे मक्की होती है, रेवड़ियां होती हैं, तिल होते हैं, ये नई फसल मानी जाती है, वो उसको अग्नि में समर्पित करके बांटा जाता है। क्या नाम लिखते हैं? हम सब यहाँ पर ये सार्वजनिक रूप से वेद प्रकाश पंडित जी और उनके सभी साथीगण मिलकर ये कार्यक्रम को रखते। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल निषाद पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए नजर आए और 13वें संकल्प दिवस का आयोजन किया है। यह दिवस उस संकल्प का प्रतीक है जब वर्ष 2013 में प्रयास और संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद के निशंगवेरपुर धाम प्रयागराज में निषाद मछुआ समाज के उत्थान, अधिकारों और सम्मान के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका
भूमिका निभाने का प्रण लिया था, उसी को याद करते हुए आज संजय निषाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे हैं। और मंत्री संजय निषाद ने बताया कि यह संकल्प दिवस निषाद समाज और साथ ही मत्स्यजीवी समुदाय व पिछड़े वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों की दिशा में आगे बढ़ते संघर्ष को निरंतरता प्रतीक करता है। हरदोई में पिरकापुर में दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने है। विवाहिता पर जानलेवा हमला। आपको बता दें, शादी में लगभग 20 लाख रुपए खर्च व कर्ज लेकर क्रेटा कार देने के बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई है और पति विशाल सिंह, साक्ष रक्षा सिंह और ससुर महेंद्र प्रताप सिंह व ननद शिवानी सिंह पर दहेज उत्पीड़न का व मारपीट के आरोप है। दिवाली 25 अक्टूबर 2024 को गाली गलौज व मारपीट के बाद पीड़िता को मायके भेजा गया। 11 जनवरी 2026 को ससुराल पहुंचने पर कमरे का ताला टूटा मिला और शादी के जेवर गायब होने का आरोप है। सास, ननद व पति पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश और भाई पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर चोट। और साथ ही पीड़िता ने के अनुसार 11 जनवरी 2026 को वह अपने चचेरे भाई मयंक सिंह के साथ ससुराल सफाई के लिए गई थी और साथ ही मारपीट के दौरान सोने की चेन छीनने का आरोप है। और साथ ही पीड़िता ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पड़ गए हैं जो हम सोने की चैन पहने हुए थे और फिर जब मेरे और सास हमको गालियां देने लगी, है ना। 11 जनवरी 2026 को हम अपने भाई के साथ में अपने ससुराल गए थे। वहां पे हम ऊपर अपने कमरे में गए तो मेरे कमरे में ताला लगा हुआ था, तो हमने अपने पति को फोन किया कि ताला खोल दो आके, तो उन्होंने ताला खोलने से मना कर दिया। तो फिर नीचे से मेरी नंद और सास हमको गालियां देने लगी। फिर हमने वहीं रखा एक ईंटा उठा के अपने रूम का ताला तोड़ दिया और जब हम अपने रूम के अंदर गए तो वहां मेरा लॉकर टूटा पड़ा हुआ था और वहां से सारी नकदी और जेवर सब गायब थे। और फिर हम वापस वहीं पर, उसके बाद मेरी नंद और सास आ गई और हमको गालियां देने लगी और फिर हमको वहीं पे बाल पकड़ के गिरा दिया और सास और नंद हमको मारने लगी। फिर पीछे से मेरे पति आए, वो भी हमको मारने लगे और मेरी नंद ने मेरी चैन खींच ली, जिससे मेरे गले में ये सब निशान पड़ गए हैं जो हम सोने की चैन पहने हुए थे। और फिर जब मेरा भाई हमको बचाने आया तो उनके मामा, दोनों मामा और उनके लड़के ने मेरे भाई के सर पर वार कर दिया, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं और वो एडमिट है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एडीजी प्रयागराज जोन ज्योति नारायण पहुंचे प्रतापगढ़। एसपी दीपक भूतकर से माघ मेले की तैयारी की जानकारी ली है और साथ ही बपुआ, मऊ और साथ ही मदाफरपुर और एटीएल ग्राउंड का किया निरीक्षण। भीड़ उमड़ने पर श्रद्धालुओं को 11 होर्डिंग एरिया में रोकेंगे, एडीजी ने कहा। और साथ ही प्रमुख स्नान पर्व पर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया गया। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने एडीजी को बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ के मेला के मद्देनजर आज मैंने प्रतापगढ़ के विभिन्न ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पे जो होल्डिंग एरिया हैं, डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, इसका मैंने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ वार्ता की और प्रमुख स्नान और प्रमुख तिथियां जो हैं उस पर क्या व्यवस्थाएं होंगे, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, दुर्घटना होने पर क्या कार्रवाई की जानी है, इसकी समीक्षा की और मैंने निर्देश निर्गत किए। सर, और मौनी अमावस्या को लेकर क्या क्या दिशा निर्देश? जनपद पुलिस की तैयारी अच्छी है। इन्होंने बैरियर्स पॉइंट लगाए हुए हैं, ड्यूटियां राउंड द क्लॉक लगाई हुई हैं, अधिकारी वेल ब्रीफ्ड हैं और हम लोग भी उन दिनों सड़क पर ही रहेंगे, घूमते रहेंगे और भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री आदि के जो वाहन होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होगी, उन्हें जाने दिया जाएगा। और यदि सूचना प्राप्त होती है कि वहाँ भीड़ कुछ देर के लिए अधिक हो गई है तो उन्हें होल्डिंग एरिया में, एटीएल ग्राउंड है, मदाफरपुर है, जहाँ जहाँ इन लोगों ने बनाए हैं, करीब 11 जगह है होल्डिंग एरिया, और डाइवर्जन पॉइंट पे बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट करेंगे, होल्डिंग एरिया में रोकेंगे और पूरी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराएंगे।
सर कितना अनुमान है मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों की? स्पष्ट अनुमान अभी जनपद के लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो बड़े महापर्व होते हैं उससे थोड़ी संख्या कम होगी। लेकिन कुछ मदाफरपुर में मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि नहीं, उनके गांव से सभी लोग जा रहे हैं, उनकी तैयारी है। शाहजहांपुर में एक तरफ जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर हालात इतने बदतर हैं कि आम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें शाहजहांपुर महानगर के बीचों बीच स्थित रोडवेज बस स्टैंड के रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले मुख्य सड़क की है। यहाँ दिन भर छोटे बड़े वाहन सड़क पर ही पार्क कर दिए जाते हैं। ई रिक्शा, इको वैन और साथ ही मैजिक वाहन ही नहीं बल्कि रोडवेज की सरकारी बसें भी सड़क किनारे खड़ी नजर आती हैं। सड़क अवैध पार्किंग के चलते इस मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक राहगीर, यात्री और वाहन चालक जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यहाँ रोज जाम लगता है, पुलिस रहती है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और साथ ही आपको बता दें, हैरानी की बात यह है कि इसी सड़क पर यातायात पुलिस कर्मियों के साथ साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगती है, लेकिन इसके बावजूद अव्यवस्था पार्किंग पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान इस तरह की लापरवाही से न केवल नियमों की अनदेखी हो रही है बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल सड़क सुरक्षा माह के बीच शाहजहांपुर की तस्वीरें व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये रोडवेज से लेके रेलवे स्टेशन तक का रास्ता पर रोडवेज की बसें खड़ी रहती हैं। जो बंडा ये पुआया और निरोही की तरफ जाती हैं, ये बसें खड़ी होती हैं। आगे इनका पेट्रोल पंप भी है जहाँ के लेने के लिए जाती हैं। और जब रोडवेज के अंदर काफी बसें भर जाती हैं, जब जगह नहीं रहती तो खड़ी होती हैं, जिनको समय समय पर वहाँ पर नियुक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा हटाया जाता है तथा ARM से मिलकर इस संबंध में वार्ता भी की गई है कि अपनी ज्यादातर बसों को अंदर ही रखें, सड़क पर यातायात बाधित न हो। शाहजहांपुर जनपद में लगातार जाम की स्थिति भयंकर होती चली जा रही है। रोजाना ही यहाँ सैकड़ों लोग जाम में फंसते हैं। यातायात पुलिस इनका चालान भी करती है और जाम में भी लोग फंसे रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद खड़े हैं रोडवेज बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क पर, और इस सड़क पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई गाड़ियां, कई DCM और कई रोडवेज बसें भी यहाँ खड़ी रहती हैं सड़क पर ही, और यातायात पुलिस इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जबकि पड़ोस में ही छावनी परिषद का एक हमारा स्टैंड यहाँ पर है, एक रेलवे ने भी अपना स्टैंड यहाँ बना दिया है। दोनों स्टैंड खाली पड़े रहते हैं और गाड़ियां, लोग अपने वाहन जो हैं सड़क पर ही खड़ा करते हैं। ये लोग सड़क पर क्यों खड़ा करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं कि सड़क क्यों खड़ी कर रहे हैं। जबकि दोनों ही स्टैंड हमारे छावनी परिषद और रेलवे विभाग की तरफ से जो स्टैंड बनाया गया है वो स्टैंड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, क्यों सड़क पर लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। देखते रहिए महेंद्र चावला, आगाज टाइम्स के लिए। कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह 2027 चुनाव की तैयारी के लिए हरिद्वार स्थित पूर्व मेयर कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है और साथ ही जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। 2027 में अब कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को या फिर हो या काशीपुर में किसान की आत्महत्या हो। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार की CBI जांच के आदेश नहीं दिए हो, लेकिन अभी भी VIP का नाम सामने नहीं आया है। क्या सरकार VIP का नाम सामने लाएगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा ने कहा कि देश की जनता अब भाजपा से पूरी तरह परेशान होकर कांग्रेस की ओर देख रही है। जनता की तरफ से बार बार पुकार रहे हैं और साथ ही कांग्रेस बढ़ चढ़कर काम करेगी तो कांग्रेस की पताका अवश्य फहराएगी। उन्होंने कहा कि आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके, इसके लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और साथ ही कांग्रेस जनता के लिए लड़ती रहेगी। इस भ्रष्ट सरकार से पीड़ित जनता को छुटकारा दिलाने का काम कांग्रेस ही करेगी।
एसोसिएशन के अधिकारियों ने वहां पर प्रदर्शन किया और साथ ही हल्ला बोला। आपको बता दें कि कानपुर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कानपुर के कचहरी में बार एसोसिएशन तौहीद के कनिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका है। इस प्रदर्शन में कानपुर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता मौके पर मौजूद रहे। मैं मोहम्मद तौहीद कानपुर बार एसोसिएशन में कनिष्ठ पद का प्रत्याशी हूँ। और यहाँ पुतला फूंका गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ मौलाना अजहर मसूद जो आतंकवादी संगठन चलाता है और पाकिस्तान जिसको पाल रहा है, तो हम पाकिस्तान और मौलाना अजहर मसूद को एक मैसेज देना चाहते हैं अधिवक्ताओं की तरफ से कि पाकिस्तान सुधर जाए। इससे पहले भी हमने उनके 2 टुकड़े किए हैं, आगे भी कई बार वो मुँह की खा चुके हैं, क्योंकि यहाँ का बच्चा भी अब पाकिस्तान की ये गीदड़ भक्तियों से डरता नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उनको ऐसा जवाब देगी कि उनको निस्तो नाबूद करने का काम करेगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। भैया पुतला फूंका गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज जब से समाचार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि अजहर मसूद के द्वारा 1000 बॉम्बर बनाए गए हैं, तब से पूरे अधिवक्ता समाज में आक्रोश था। आज सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने मोहम्मद तौहीद के नेतृत्व में, हमारे प्रत्याशी जो हैं उपाध्यक्ष पद के कानपुर बार एसोसिएशन के, इनके नेतृत्व में अजहर मसूद का पुतला फूंका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखा दिया है कि हम अंदर घुस के मारने की क्षमता रखते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके की गीदड़ भक्तियों से इस देश का बच्चा कोई नहीं डरता है और हमारी देश की जो सेना है वो विश्व के मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। अगर हमारी सेना ने मन बना लिया तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे कुत्ते अजहर मसूद जैसा आतंकवादी को पालना बंद कर दे, वरना पाकिस्तान अंत बहुत करीब है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं वर्तमान उपाध्यक्ष दिलाय एसोसिएशन पुष्कर द्विवेदी, मेरे प्रत्याशी मोहम्मद तौहीद के नेतृत्व में हम सभी ने संपूर्ण अधिवक्ता समाज में, संपूर्ण समाज में जो रोष व्याप्त था, हम सभी को ज्ञात हुआ कि जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना अजहर मसूद ने 1000 सुसाइड बॉम्बर भारत में भेजने की योजना बनाई है, जिस पर हम सभी कहना चाहते हैं कि तू भारत में क्या भेजेगा, तू बॉर्डर पे ही हमारी सेना तुझे निस्तनाबूद कर देगी। और यहाँ पर जिस तरीके की तूने नापाक हरकत करने की सोची है, तू अपने उस मंसूबे को घर में रखा रहे। यहाँ पे आज उनका पुतला दहन करके उनको जूतों की बौछार की गई। ये सांकेतिक रूप से उनको बता दिया गया कि यहाँ पर अगर घुसोगे तो बॉर्डर पे ही इसी तरह तुम्हारी दुर्गति की जाएगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।